सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो क्लास 8th सिविक्स में वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, यानी कि हमें संसद क्यों चाहिए। आप फर्स्ट पन्ने पे ही आप देख रहे हैं, संसद का चित्र बना हुआ है। इस संसद के चित्र में क्या क्या है, जैसे कि हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम अपने निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। अब ये संसद के बारे में जो आपका चित्र है, उस चित्र के बारे में संसद, भारतीय संसद, देश में संसद एक ही है जो दिल्ली में है। इसमें जैसे कि संसद के इस छाया चित्र के माध्यम से कलाकार क्या संदेश देना चाहता है, इसमें चित्र से स्पष्ट बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसद की प्राचीर दीवार पर विभिन्न वेशभूषा के भारतीय लोग स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि हमारे देश को संस्कृति, विशेषकर विभिन्नताओं में एकता का संदेश देने वाली है। ये लोग संसद पर खड़े हैं क्योंकि यही लोग सर्वोच्च सत्ताधारी हैं। जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा, संसद का एक बड़ा सदन तथा लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, जिसमें जनता चुनकर भेजती है। इस प्रक्रिया में स्त्री तथा पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। वे सरकार का चयन करते हैं। हमारा प्यारा राष्ट्र ध्वज देश की सर्वोत्तम संस्था संसद पर फहरा रहा है। यह राष्ट्रीय सम्मान तथा संप्रभुता का प्रतीक है। इस संसद के चित्र के अनुसार हमें जो संदेश मिला वो इस प्रकार का मिला। अब क्या है, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अब लोग फैसला कैसे लेते हैं, इस बारे में आप समझें। जैसे हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपने और आकांक्षा ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। उसके बाद आया
लोग और प्रतिनिधि, यानी कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग और उनके प्रतिनिधि। प्रतिनिधि कौन होते हैं? जब लोग वोटिंग करते हैं तो वोटिंग में किसी एक व्यक्ति को वो चुनते हैं जिसको हम प्रतिनिधि कहते हैं। अब ये प्रतिनिधि क्या है? सहमति का विचार, लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है कि चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपना प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार दोहरा लें। जैसा कि हम बात कर रहे हैं संसद की, संसद में सांसद होते हैं, लेकिन विधायिका जो राज्य में होती है उसमें विधायक होते हैं। वो विधायक विधानसभा के सदस्य होते हैं, सांसद संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य में होती है। ये केंद्र में होती है, संसद केंद्र में होती है और सांसद केंद्र के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अब जैसे विधायक कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है? विधायक क्या होता है? जो कि राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अपने एरिया को बांटती है। कोई भी राज्य बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में, यानी कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र होते हैं उनमें बांटा जाता है। फिर वहां से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे जनता अपने वोट के द्वारा चुनती है। उसके बाद में इसी प्रकार फिर लोकसभा, यानी कि जो संसद के चुनाव होते हैं, इसमें लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा का जो प्रतिनिधि होता है उसे सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके भी अपने देश में निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। अब इसी प्रकार राज्य विधानसभा और संसद, लोकसभा के बीच क्या फर्क है? अब जो राज्यसभा है या विधानसभा है वो राज्य में होती है और संसद जो होती है वो केंद्र में होती है। जैसे कि हमारे यहाँ दो प्रकार के स्तर की सरकार है जिसे हम कहते हैं संघवाद। संघवाद में एक से अधिक प्रकार की सरकार होती हैं। यहाँ पर सरकार के 3 स्तर हैं, स्थानीय, राज्य का और केंद्र का 3 स्तर हैं। इन तीनों स्तरों पर ही हमारे यहाँ, हमारे देश में अलग अलग इनकी भूमिका होती है। अब हम आए कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून, और संसद पार्लियामेंट, संसद जो होती है, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यानी राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 245 होते हैं, जिनमें 233 यानी कि 233 ये विभिन्न राज्यों से चुनकर आते हैं और 12 जो होते हैं इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा में हमारे यहाँ 545 कुल सीटें हैं, जिनमें 543 यानी कि 543 पर चुनाव इलेक्शन होता है और 2 ये एंग्लो इंडियन जो नागरिक होते हैं वो चुने जाते हैं।
इस प्रकार अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या होती है। अब जो लोकसभा और राज्यसभा में चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब संसद की भूमिका, द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का रोल क्या होता है? आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों के भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि संसद का कार्यकाल अलग अलग है। लोकसभा का कितना कार्यकाल है? 5 वर्ष है। 5 वर्ष में लोकसभा भंग हो जाती है। उसके बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर वो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और कुछ राज्य स्तर के पार्टियां होती हैं। इन पार्टियों में जो दल होते हैं, ये दल या पार्टी एक ही बात है, उनमें अलग अलग पार्टी अपने प्रतिनिधि को उतारती है मैदान में और जनता उसके पक्ष और विपक्ष में वोट डालते हैं। जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाला किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति होता है वो वहां का विधायक या सांसद बना दिया जाता है। यदि विधानसभा के चुनाव है तो विधायक बन जाएगा और यदि लोकसभा के चुनाव है तो सांसद बन जाएगा। इसी प्रकार चुने हुए उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव को हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं, जैसा कि नंबर 1 राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, अब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में। राष्ट्रीय संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किसी राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त करना होता है। अब बहुमत क्या होता है? जितनी भी सीट्स हैं उनमें आधे से अधिक उनकी संख्या एक दल की होनी चाहिए, तो वो सत्ता दल में आ जाएगा और अपनी सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। अब जैसे लोकसभा में कुल 543 यानी कि 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अब एक आया यहां पर गठबंधन। गठबंधन क्या होता है? मान लिया आपके पास में ये 4 पार्टी हैं, ए बी सी डी, टोटल 100 सीट है। अब इनके पास में इन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए 100 सीट में कितनी चाहिए? 51 मिनिमम, आधे से अधिक। तो इसके पास में मान लिया 40 है, इसके पास भी, इसके पास 20 है, इसके पास 11 है और इसके पास 12, इसके पास कितनी हो गई? और इसके पास 28 है, 28। तो अब ऐसी स्थिति है कि किसी भी पार्टी के पास, ना ए के पास में 41 है,
ना बी के पास 41 है, ना सी के पास 41 है, 51 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कोई दो दल एक बन जाएंगे। मान लिया यदि ये दो दल बन गए तो ये आधे से अधिक, इनकी कितनी होगी, 60 हो गई। यदि ये दोनों बन जाते हैं तो ये 52 हो जाते हैं, और यदि ये बन जाते हैं तो ये 68 हो गए। तो इस प्रकार कोई दो दल या तीन दल आपस में बन के ये भी बन सकते हैं, ये अलग हो जाएगा, ये तीन बन सकते हैं, किसी भी कंडीशन में जिनके तालमेल सही बैठते हैं, एक दूसरे के साथ में सेटिंग कर लेते हैं, और सेटिंग करने के बाद में जो आधे से अधिक सीटों को दिखा देते हैं वो अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं और सत्ता दल स्थापित कर लेते हैं। इस प्रकार गठबंधन क्लियर हो गया। संसद का कार्यकाल भी आपको पता चल गया, केवल लोकसभा का। इसके बाद में क्या होता है, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में भारत का जो प्रधानमंत्री है वह सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल, जैसा कि अभी मैंने गठबंधन के बारे में बताया, कोलिशन के बारे में बताया, बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233, जैसे कि मैंने अभी बताया, 233 निर्वाचित होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है, और 12 ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये जो 12 होते हैं, ये 12 किस प्रकार के लोग होते हैं, जैसे किसी विशेष योग्यता में या किसी विशेष क्षेत्र में जो योग्यता अर्जित करते हैं, इन लोगों को बिना चुनाव के राष्ट्रपति मनोनीत करके राज्यसभा में भेज सकते हैं। अब आया ख, यानी कि बी, सरकार को नियंत्रित करना या मार्गदर्शन और जानकारी देना। द कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये क्या है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उनमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं, कामकाज के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं, और संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। उसके बाद सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वास्थ्य संचालन में विपक्ष दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और क्रियाकलापों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। अब सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। इसके बाद आता है लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए, क्योंकि संसद सबसे बड़ी कानून निर्मात्री संस्था है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और हमारा जो अगला चैप्टर है वो कानून बनाना ही है, जिसमें आप विस्तृत रूप से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब आता है कि संसद में कौन लोग होते हैं। अब संसद में कौन लोग होते हैं? सांसद होते हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनको ही हम संसद में भेजते हैं। संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। दलित, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी
बढ़ रही है। प्रतिमूलक लोकतांत्रिक समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबंधित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियां एससी और अनुसूचित जनजातियां एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है। इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है। अनसुलझे क्या होता है? जैसे कि इसका अभिप्राय ऐसा है कि ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता, तो उसे हम अनसुलझे सवाल कहते हैं। सवालों से पूछते हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की एक ताकत और इसमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। इसी प्रकार कुछ और महत्वपूर्ण पद या शब्द मैंने इस चैप्टर के अंत में जोड़े हैं, जैसे कि ये यहां तक हो गया। अब आया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हालांकि मैंने बता दिया था, फिर भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सार्वभौमिक, सार्व माने सभी के लिए, भौमिक माने लोगों के लिए, वयस्क माने जवानों के लिए मताधिकार, यानी कि जो 18 वर्ष या इससे अधिक के लोग हैं वो सभी किसी भी पृष्ठभूमि के क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, किसी भी प्रकार की कैसी भी पृष्ठभूमि के हो, उन्हें एक मत डालने का जो सभी लोगों को मिला हुआ है एक निश्चित आयु के बाद में, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब आया इधर से संसद का कार्यकाल। जैसे कि मैंने लोकतंत्र का उसका लोकसभा का बताया, अभी लोकसभा का 5 वर्ष कार्यकाल होता है। अब इसमें लोकसभा का 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, ये एक अस्थायी सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है, और प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसमें 2/3 हर वर्ष निकलते रहते हैं राज्यसभा में। ये कभी भी ऐसा सदन है जो भंग नहीं होता। इसके बाद में हम आए सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है? संसद को बिना भंग किए ही कुछ समय के लिए इसका सत्र या सभा की कार्यवाही, जो विभिन्न प्रकार के फैसले लिए जाते हैं उनके लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, उसे हम सत्रावसान या प्रोरोगी कहते हैं। दूसरा आया प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल क्या होता है? संसद के सत्र के दौरान कुछ समय प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित किया जाता है तथा उनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रश्न काल। धन विधेयक, मनी बिल। अब ये मनी बिल क्या है? यह सरकार की आय, खर्च, करों, ऋणों, निवेशों आदि का एक ब्यौरा होता है जो स्वीकृति के लिए दिया जाता है। साधारण विधायक, और साधारण विधायक क्या है? जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, इसे ये क्या होता है? कोई भी विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक कहलाता है, जिसमें कोई खर्चा संबंधी बातें नहीं की जाती, उसे साधारण विधायक कहते हैं। अब कोरम, कोरम क्या है? इसका अर्थ संसद के किसी एक सदन में सदस्यों की कम से कम संख्या में उपस्थिति है। मतलब कोरम क्या होता है? जब कोई संसद में विचार विमर्श किया जाए या कोई निर्णय लेने के लिए संसद विचार विमर्श करती है, तो उसमें बहुत कम लोगों की जो कम से कम संख्या होती है उसे कोरम बोला जाता है। इसके बिना सदन में कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। तारांकित प्रश्न यानी कि स्ट्रेट क्वेश्चंस, ये होते हैं सदन का कोई सदन जिस किसी प्रश्न का उत्तर केवल मौखिक रूप से चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। गैर तारांकित प्रश्न
अनस्टेटेड क्वेश्चन, ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर लिखित रूप में ही देना होता है उसे हम गैर तारांकित प्रश्न कहते हैं। अब ये चीज आपकी जो चैप्टर नंबर 3 हुआ सिविक्स का, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज लिखी हुई तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं है। मैंने एक्सप्लेन करके प्रयास किया है कि आपकी समझ में चैप्टर आ जाए। धन्यवाद।